नमस्कार, वाणी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। जनवरी के एमपी के आंकड़े ने एक बार फिर यह साबित किया है कि म्यूचुअल फंड निवेशकों का जोश एकदम हाई है। जनवरी में एमएफ इंडस्ट्री एओएम पहली बार 81 लाख करोड़ के पार रहा। वहीं एसआईपी के जरिए लगातार दूसरे महीने 31,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है। साथ ही गोल्ड ईटीएफ की चमक इस बार छप्पड़ फाड़ रही। गोल्ड ईटीएफ में पिछले महीने के मुकाबले 106% ज्यादा निवेश आया। तो क्या कहते हैं जनवरी के ये एमफी के नंबर, जिन नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो 81 लाख करोड़ के पार तो आपका एओएम का आंकड़ा दिखेगा ही, उसके साथ ही साथ आपको ये भी दिखेगा कि नेट इनफ्लो इस बार लगभग 1,56 लाख करोड़ इस बार रहा। यानी कुल मिलाकर एक अच्छी खासी रफ्तार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की देखने को मिली और इस रफ्तार में कमोवेश सबसे ज्यादा जो साथ मिला है वो डेट और गोल्ड ईटीएफ का मिला, जिसकी वजह से इस बार ये अच्छी खासी इंडस्ट्री की रफ्तार रही। इसी पर करेंगे हम आज बातचीत एमफी के इस पूरे नंबर पर और जानेंगे कि कैसे इस बम्पर निवेश से जो अब एमएफ है वो घर घर पहुंच रहा है। इस शो में हमारे साथ हैं अंद्राटी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग भी इस वक्त हमारे साथ हैं। पहली बात तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और ऋषिकेश, सबसे अच्छी चीज़ तो हम लोगों के लिए, जितने भी लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, उनके लिए ये होती है कि जैसे ही हम ओवरऑल इंडस्ट्री का जो एओएम है वो देखते हैं ना, वहीं से हमारा जोश हाई हो जाता है। नीचे क्या डिटेल आएगी, कहाँ क्या बढ़ा क्या घटा, वो सब हम बाद में देख लेंगे, लेकिन जब 81 लाख करोड़ देखो तो इतना अच्छा लगता है। आपको आज इस ट्रेंड में सबसे अच्छा क्या लगा ऋषिकेश? स्मिता जी नमस्ते, मोहित जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। ये ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है ये नेट फ्लोज का, ये काफी पॉजिटिव और जाते हुए दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ इक्विटी की बात करूं तो वहां पे भी काफी अच्छा ग्रोथ दिखाई दिया है। अगर मैं इक्विटी का नेट फ्लोज देखूं तो करीबन 39 लाख करोड़ का 39,000 करोड़ का ग्रोथ हुआ है। एक काफी प्रॉमिसिंग नंबर है। दूसरी ओर देखा जाए तो एक्टिव और पैसिव के बीच में भी अगर हम देखें तो एक्टिव में शायद थोड़ा कम बढ़ा हुआ है, लेकिन पैसिव में थोड़ा अच्छा बढ़ा हुआ है। एक्टिव में जनवरी और दिसंबर के मुकाबले करीबन निगेटिव ग्रोथ दिखाई दी है, करीबन 14.5% की, लेकिन पैसिव में करीबन 0.7% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दी है। तो ये अच्छी खबर दिखाई देती है। अगर डिविडेंड यील्ड देखें, ये काफी प्रॉमिसिंग नंबर दिखाई दे रहा है कि डिविडेंड यील्ड का नंबर अगर हम देखें तो करीबन 118% की ग्रोथ दिखाई दे रही है मंथ ऑन मंथ एज कंपेयर टू दिसंबर। तो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। नेट फ्लोज के नंबर्स को देखते हुए एक काफी पॉजिटिव अंदेशा आता है ये सारे नंबर्स को देखते हुए। मोहित, आपको कैसे लगे आज एमपी के नंबर्स? जी स्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, मैं उस समय को याद करता हूं जब मैंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत की थी सन 2003 में, आज से 23 साल पहले। और तब इंडस्ट्री का आंकड़ा स्मिता जनवरी 2003 में था 1 लाख करोड़, राइट। और आज हम जनवरी 2026 में है और हमारा आंकड़ा है 81 लाख करोड़। तो यकीन नहीं होता और कभी कभी खुद पे गुस्सा भी आता है कि शायद अगर और ज्यादा बड़ा कॉल लिया होता मार्केट में उस समय तो आज कहीं के कहीं होते। बट यही शायद सबक है कि मार्केट जो है उसकी गति, उसकी रफ्तार चलती रहेगी। मार्केट हर साल, हर आने वाले कुछ वर्षों में आपको नए हाईज देगा। उसी तरह ये जो म्यूचुअल फंड इंक्लूजन का आंकड़ा है या जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का आंकड़ा है भारत में, ये अभी भी हमने सिर्फ सतही तौर पर छुआ है। अभी भी ये पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं हुआ है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। अभी भी इसमें बहुत ज्यादा उफान आना बाकी है, राइट। तो बहुत जल्दी हमारी जो इंडस्ट्री होगी वो 1 लाख करोड़ की हो जाएगी। एंड अभी भी अगर हम देखें तो फिर भी हमारा जो म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन होगा वो कुछ 6.5% के आसपास का है स्मिता। तो बहुत ज्यादा लंबा सफर हमको तय करना है और शायद ये सफर हमको दिखाता है, एक सबक भी देता है कि जितना ज्यादा आप म्यूचुअल फंड सही है या उस पर भरोसा रखेंगे, उतना ही ज्यादा आप भी भारतीय बाजार के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ में ग्रो करते रहेंगे। तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 30,000 करोड़ की एसआईपी की रकम मामूली नहीं होती है। मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें तो ये जो डीआईआई का फ्लो है या जो रिटेल एसआईपी का फ्लो है, इसी ने भारतीय बाजार को संभाल कर रखा है। बिकॉज पिछले 1 साल से हमने कहीं पर भी एफआईआईस की खरीद को नहीं देखा है। तो इतनी ज्यादा मजबूत पकड़ है, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लो है, ये भरोसा दिखाता है और ये दिखाता है कि किस तरह से भारत का आम नागरिक अब म्यूचुअल फंड को
को अपनाने लगा है और उसमें निवेश करके वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 1 लाख करोड़ से 81 लाख करोड़ का सफर आपने तय किया। मुझे लगता है गूजबम्स हो गए थे मुझे ये सुन के। मुझे लगता है सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो आपको, मतलब जो भी इस इंडस्ट्री से बहुत पहले से जुड़ा है उसको होती होगी, जैसे ऋषिकेश भी हैं। ऋषिकेश, अब थोड़ा टेक्निकली हम थोड़ा समझते हैं इसको। मुझे एक बात बताइए, इस बार भी जो SIP का आंकड़ा है, थोड़ी देर पहले भी मोहित बता रहे थे, 31,000 करोड़ के पार ही रहा। एग्जैक्ट फिगर की अगर बात करूं तो 31,002 करोड़ इस बार भी सेम वही फिगर रहा। दूसरा, एक मैंने जो नोटिस किया, AUM में हल्की गिरावट, लगभग 16.36 लाख करोड़ रुपए AUM पहले था, थोड़ा घटा है SIP का AUM और ये 16.36 लाख करोड़ रह गया है। पहले तो मुझे बताइएगा कि ये क्यों हुआ। दूसरा, स्टॉपेज रेशियो 74% बढ़ा है। तो SIP के जो 3-4 कंसर्न है ना, इसको थोड़ा समझाइए आप। जी स्मिता जी, ये काफी कंसर्निंग सब्जेक्ट है कि SIP के नंबर्स बड़े नहीं है। क्या ये बहुत बड़ा कंसर्न है? शायद नहीं, क्योंकि अगर हम आंकड़े महीने दर महीने की देखें तो 31,000 का नंबर जो दिसंबर 2025 में था, जनवरी में भी 31,000 का ही रहा है, तो उसमें बढ़ोतरी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हमको क्या देखना चाहिए कि ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ हुई है। अगर यही आंकड़ा अगर मैं वर्ष के शुरुआत में देखूं तो करीबन 26,500 करोड़ की SIP का नंबर था जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2026 या जनवरी 2026 तक काफी ग्रोथ दिखाई दी है। सबसे पहली बात तो ये है। तो अगर मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखूं तो काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में रही है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि डायरेक्शनली एज अ कंट्री हम कैसी ग्रोथ देख रहे हैं फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स। कोविड के बाद का अगर आंकड़ा देखूं 2021 का, तो आंकड़ा आता है ऑन एन एवरेज 8,000 करोड़ की SIP हुआ करती थी। लेकिन 2026 का यही आंकड़ा अगर मैं देखूं तो करीबन 28,500 करोड़ की SIP दिखाई दे रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? काफी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रही है जहाँ पे SIP में नंबर्स आ रहे हैं। दूसरी चीज आपने मुझे पूछी, ये घटौती या स्टैग्नेंसी क्यों आई है? तो घटौती या स्टैग्नेंसी तभी आती है जब मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं। निवेशक थोड़ा डर जाते हैं कि वॉलेटिलिटी है कि मैं स्टॉपेज कर दूं, क्या मैं SIP करना बंद कर दूं। लेकिन उसका उत्तर ये है, मेरे सारे निर्देशकों से यही विनती रहेगी कि आप SIP जो एक अनुशासित तरीका है निवेश करने का, उसमें बाधा ना लाए। ये साल दर साल चालू ही रहो, महीना दर महीना चालू ही रखनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मार्केट्स कितना वॉलेटाइल है। तो वॉलेटिलिटी एक मेजर कंसर्निंग फैक्टर्स होता है जिसके वजह से स्टैग्नेंसी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये दो 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 चीजों में बोलना चाहता ओके, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया, क्योंकि ये कंसर्न हर किसी के, जो इसको बहुत अच्छे से नहीं समझता, उसके दिमाग में ये आता ही आता है कि आखिरकार ये फिगर्स ऐसे क्यों हैं। अब हम बात करेंगे आज के वैभव सूर्यवंशी की जो है गोल्ड ETF, जिसने इस बार ऐसा कमाल किया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड को इसने पीछे छोड़ दिया। इक्विटी म्यूचुअल फंड से ज्यादा निवेश इस बार गोल्ड ETF में आया है। बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 10-12 करोड़ के ही आसपास का ये आंकड़ा है, लेकिन फिर भी इस चीज को याद रखा जाएगा। हिस्टोरिकल है ये एक तरीके से। मोहित, मुझे बताइए, इसकी उम्मीद थी क्या? देखिए कि इक्विटी के आंकड़े को पार कर लेगा गोल्ड ETF का नंबर, इसकी उम्मीद कतई नहीं थी। पर जिस तरह से मार्केट में इक्विटी ETF की होड़ लगी है, जिस तरह से निवेशक उस पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं, जिस तरह से उसकी आप बोल लीजिए आगे से डिमांड आ रही है, राइट। एक होता है कि आप किसी चीज को जाकर निवेशकों को आपको समझाना पड़ता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ये लार्ज कैप एलोकेशन है, ये मिड कैप एलोकेशन है, ये मल्टी एसेट है, आप करिए इसे। पर इक्विटी के गोल्ड ETF के मामले में वैसा नहीं हो रहा है। गोल्ड ETF में आगे से निवेशक आके आपसे पूछ रहा है कि भाई कुछ गोल्ड का कुछ है जैसे हम ले सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, कैसे कर सकते हैं। और नए नए निवेशक आके इस मुहिम से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने शायद कभी निवेश भी नहीं किया था, वो भी आकर सबसे पहला निवेश अपना गोल्ड ETF में कर रहे हैं। तो एक तो ये आई थिंक भारतीयों का भरोसा है। कल्चरली वी आर अट्यून्ड कि गोल्ड हमें एक सेफ इन्वेस्टमेंट लगता है, हालांकि वो इतना सेफ रह नहीं गया अब जिस तरह की का वैश्विक माहौल है।
बट स्टिल गोल्ड ईटीएफ का आंकड़ा 24,000 करोड़ के पार होना और सिल्वर ईटीएफ भी 9,000 करोड़ पर है स्मिता। सो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 33,000 करोड़ रुपए गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में आया है इस महीने, जो कि एक रिकॉर्ड नंबर है अपने आप में, और ये दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय बाजार में लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। बट मेरी एक यहाँ पर थोड़ी सी चेतावनी समझ लीजिए, एक थोड़ी सी राय है कि फोमो का शिकार मत होइए। अगर आप अब तक इस रैली का हिस्सा नहीं बन पाए हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अच्छी हो रही है, और हम हर अच्छी चीज में पार्टिसिपेट जरूरी नहीं है कि करें, हर बार करें और पूरी अपनी फाइनेंशियल माइट के साथ में करें। तो अगर कुछ हिस्सा छूट भी जाता है तो उसे छोड़ दीजिए, बट इस जस्ट बिकॉज बहुत तेज चाल चल रहा है गोल्ड, आपको भी उसमें निवेश करना है, उस होड़ में मत आइए, अपने एसेट एलोकेशन पर ध्यान दीजिए। अगर कहीं ना कहीं आपके एसेट एलोकेशन में कम बेशी है, आपके एसेट एलोकेशन में कमोडिटीज का एलोकेशन नहीं है, गोल्ड जीरो है, तो डेफिनेटली गोल्ड इंकॉर्पोरेट करिए, बट ओवरवेट मत जाइए, फोमो का शिकार मत होइए, बहुत ज्यादा इसके अंदर में पैसा निवेश मत कर दीजिए, बिकॉज सिल्वर तो हमेशा वोलेटाइल रहता ही है, गोल्ड के साइकिल्स भी थोड़े ज्यादा तेज उतार चढ़ाव के हो गए हैं आजकल, तो उससे निवेशकों को थोड़ा बचने की सलाह रहेगी। ओके। और एक गाना है ऋषिकेश, तू चल मैं आई, ये आजकल सिल्वर ईटीएफ के साथ हो रहा है। मतलब गोल्ड तो गोल्ड है, सिल्वर ईटीएफ भी कहीं से कम नहीं है। जिस तरीके से 9,463 करोड़ का इसमें निवेश आया है, आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से फोमो इन्वेस्टिंग है सिल्वर ईटीएफ में? जी बिल्कुल स्मिता जी, मुझे लग रहा है कि लोगों को कई बार ऐसे होता है कि एक कॉग्निटिव बायस होता है, रीसेंसी बायस जिसे हम फाइनेंस के टर्म में कहते हैं, एक बिहेवियरल साइंस है ये। कि अगर लोगों को लगता है कि मुझसे ये बहुत अच्छा कर गया है और आगे चल के भी अच्छा कर देगा, इस हिसाब से लोग निवेश करते हैं। कुछ आंकड़े बोलना चाहूंगा। सिल्वर हमने देखा कि एक दिन में करीबन 30-32% से घट गया था। गोल्ड में हमने गिरावट देखी थी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअल कंजम्पशन लेड जो रिक्वायरमेंट होती है सिल्वर की और गोल्ड की, वो आज की तारीख में नहीं है। मोर देन दैट स्पेकुलेटिव डिमांड की वजह से प्राइसेस का उतार चढ़ाव हो रहा है। इसके वजह से प्राइसेस अप एंड डाउन हो रहे हैं। और जितने लोग जो बाहर खड़े थे या लगता है कि इसके भी आगे जाएगा, इसके वजह से लोग निवेश करना चालू कर देते हैं और इसके वजह से ये आंकड़े फूलते हुए दिख रहे हैं। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है सारे दर्शकों को कि इस बैंड वैगन में ना चढ़ जाए कि आगे कर रहा है तो अच्छा ही करता रहेगा। अगर हम रिस्क की बात करें तो गोल्ड सिल्वर की रिस्क जो है पिछले 5 महीनों में जितनी ज्यादा बढ़ी है, जिस रिस्क का पैमाना में स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, गोल्ड और सिल्वर का स्टैंडर्ड डिविएशन काफी हद तक बढ़ चुका है। और यही स्टैंडर्ड डिविएशन पिछले 5 साल का निकालू तो काफी स्थिर दिखाई देता था। गोल्ड एक सेफ हेवन माना जाता था और सेफ हेवन अभी पिछले 5 महीने में इतना उतार चढ़ाव देख लिया कि रिस्क काफी बढ़ गई है। तो मेरा सिर्फ इतनी गुजारिश है सारे दर्शकों की कि जस्ट बिकॉज आपको लगता है, जैसे मोहित जी ने भी कहा कि आपको लग रहा है कि आप शायद ये मिस कर गए, अभी मुझे निवेश करना चाहिए, तो उसके पीछे ना पड़े। मार्केट काफी ऑप्शंस देगी, काफी अपॉर्चुनिटीज देगी जो आप निवेश कर सकते हो और रिटर्न बना सकते हैं। बिल्कुल। और इन दोनों के सामने इक्विटी की चमक आज फीकी पड़ती हुई दिखी। मोहित, हुआ क्या इक्विटी में? जी स्मिता जी, देखिए तो इक्विटी का जो हाल है भारतीय बाजार में, सितंबर 2024 से लेकर अभी तक भारतीय बाजार ने ऐसा कोई विशेष रिटर्न नहीं दिया है। बीच में एक बार मार्च अप्रैल में बहुत बड़ी गिरावट आई थी, फिर से बाजार ने ऊपर का रुख किया और वापस आकर उसी लेवल पर है, उसी लेवल के आसपास है जो कि सितंबर 2024 में हमने देखा था। तो भारतीय बाजार ने कोई नया हाई नहीं दिया है, कोई बहुत नए मापदंड नहीं तय किए हैं, और इसके चलते निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियोज में टाइम करेक्शन देखा है। शायद वैल्यू करेक्शन इतना ना भी देखा हो, अगर कोई निवेशक बना रहा है तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखी होगी, बट बहुत ज्यादा उसने अपने पोर्टफोलियो में गेन्स नहीं देखे होंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई बहुत ज्यादा मिड या स्मॉल कैप में था तो ये भी चांस है कि पिछले 1 साल में उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में थोड़े लॉसेस भी देखे हैं। तो इसके चलते वो जो है इक्विटी पे जो एक भरोसा होना चाहिए था, या फिर एक जो नया निवेशक होता है स्मिता जी, जो कि बाजार में अभी आया है, पिछले 1 2 3 साल में जुड़ा है, तो उसने अपने पोर्टफोलियो में कोई विशेष रिटर्न नहीं देखा, और तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी हताशा उस निवेशक को हुई और उसने अपनी रफ्तार को थोड़ा सा कम कर दिया है, और कुछ हद तक पैसा जो है वो इक्विटी से निकलकर गोल्ड और सिल्वर में चला गया है। तो मैं अपने क्लाइंट्स में भी देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे जो निवेशक जो इक्विटी में एलोकेशन कर रहे थे, उन्होंने अब अपना एलोकेशन थोड़ा थोड़ा गोल्ड और सिल्वर में डाइवर्ट कर दिया है। फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ग्रेट, बट फ्रॉम अ फोमो पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन बी वेरी रिस्की, राइट? तो मेरी एक ही राय रहेगी
कि एक्विटीज इज एन एसेट क्लास फॉर लॉन्ग टर्म। ये हम बार बार आपके शो में और हर जगह रिपीट करते हैं कि आपको कम से कम 5 साल का व्यू लेकर चलना होगा और बाजार की उठापटक से घबराना नहीं है। ऐसे माहौल में अगर आप अपनी रफ्तार को बढ़ाएंगे, निवेश की रफ्तार को बढ़ाएंगे, तो आप ज्यादा यूनिट्स इकट्ठे करके अपनी कॉस्ट को एवरेज करके आगे आने वाले अच्छे समय में बहुत अच्छी धनराशि जुटा पाएंगे। तो जो एसेट क्लास अभी अच्छा नहीं कर रही है, इनफैक्ट आपको वहां पर ज्यादा भरोसा दिखाना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड यही दर्शाता है कि एक्विटीज ही आपको एक हायर रिटर्न देने में सस्टेनेबली सक्षम है। तो मेरी राय यही रहेगी निवेशकों के लिए कि थोड़ा कोशिश करिए और एक्विटीज में वापस अपने एलोकेशंस को बढ़ाइए। एक्विटीज में अब धीरे धीरे ओवरवेट जाने का समय आ चुका है। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी राय। और इसके आगे अब डेट और हाइब्रिड के बारे में भी जानेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एमपी के नंबर पर कर रहे हैं हम बातचीत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋषिकेश पालवे और मोहित गांग लगातार बने हुए हैं। अब ऋषिकेश, मैं आपके पास आती हूँ। इकट्ठा आप डेट और हाइब्रिड इन दोनों के ही बारे में बताइए कि इसमें किस तरीके का निवेश का ट्रेंड आपने देखा। स्मिता जी, हमने डेट में करीबन 75,000 करोड़ का इन्फ्लो देखा। अगर उसमें से हम टॉप के 2 कैटेगरीज देखें तो वहां पे ओवरनाइट फंड में करीबन 40,000 करोड़ का इन्फ्लो आया है और लिक्विड में करीबन 30,000 करोड़ का इन्फ्लो आया है। ये टॉप 2 जहाँ पे गार्नर हुआ है नेट फ्लोज। और बॉटम 2 अगर मैं देखूं तो शॉर्ट ड्यूरेशन में करीबन 11,000 करोड़ के रिडेम्पशन दिखाई दिए है, आउटफ्लोज दिखाई दिए, नेगेटिव इनफ्लोज दिखाई दिए है। और सिमिलरली कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में भी करीबन 3,000 करोड़ के आउटफ्लो दिखाई दिए है। तो ये रहा डेट का क्लासिफिकेशन और बाइफर्केशन। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड में एक काफी स्टार्क नंबर दिखाई देता है कि जो हाईएस्ट एवर रहा है, करीबन 10,500 करोड़ के मल्टी एसेट फंड में पैसे आते हुए दिखे हैं। 10,500 करोड़ ये क्यों आया है हम सब जानते हैं, क्योंकि मल्टी एसेट फंड में गोल्ड सिल्वर का समावेश होता है और लोगों को वहां पे इन्वेस्ट करना है एज एन एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन। तो इसके वजह से यहाँ पे निवेश ज्यादा होते हुए दिख रहा है। लेकिन मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है सारे दर्शकों को कि वापस मैं वही कहूंगा कि बहाव में ना आके हाइब्रिड में ना करें। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हाइब्रिड ये निवेश का ऑप्शन स्कीम लेवल पे हाइब्रिड नहीं कर सकते हैं, पोर्टफोलियो लेवल पे हाइब्रिड कर सकते हैं। अगर हाइब्रिड में निवेश करना ही है तो आपके सारे पैसे आप हाइब्रिड में डालिए। स्कीम लेवल पे हाइब्रिड नहीं कर सकते क्योंकि वो एसेट एलोकेशन का है और एसेट एलोकेशन जो है वो पोर्टफोलियो पे होता है। स्कीम लेवल पे एसेट एलोकेशन नहीं करना चाहिए। तो ये होगा क्लासिफिकेशन एंड बाइफर्केशन ऑफ डेट एंड हाइब्रिड्स। ओके, चलिए अब मोहित, मैं आपके पास आती हूँ और मैं सिमिलरली यही सवाल आपसे भी मेरा रहेगा ऋषिकेश, लेकिन टाइम कम है तो मैं एक ही बार सवाल पूछ देती हूँ। 2 बड़े इवेंट हुए जनवरी में। पहला तो ट्रेड डील जो हमने देखा जिससे पॉजिटिव सेंटीमेंट बाजार में लौटा है, एफआईआईज की खरीदारी जो है वो लौटी है, बिकवाली थोड़ी कम हुई है। दूसरा, हमने यूरोपियन यूनियन के साथ जो एफटीए हमने देखा उस पर साइन हो गया, उसमें भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बाजार में भरने का काम किया। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है, क्या यहां से अब एक निवेश का अलग ट्रेंड, एक अलग पैटर्न बनेगा मोहित म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए? बिल्कुल स्मिता जी, मेरा पूरा मानना है कि जिस तरह का एक जो नेगेटिव बड़ा सेंटिमेंट था यूएस इंडिया ट्रेड डील के माहौल के कारण, वो पूरी तरह से हमारे पीछे है। एटलीस्ट उसमें एक क्लैरिटी है निवेशकों के लिए और सबसे बड़ी क्लैरिटी है एफआईआईज के लिए। तो मुझे लगता है अब धीरे धीरे एफआईआईज भारतीय बाजार में फिर से लौटेंगे, बिकॉज इस साल हमें ऐसे आंकड़े मिल रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ भी शायद निफ्टी कंपनीज की करीब करीब 14% या उसके आसपास रहनी चाहिए। तो वो एक अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ होगी। आपका जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छा दिख रहा है। गवर्नमेंट का नॉमिनल ग्रोथ का प्रोजेक्शन 10% के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि भारतीय बाजार में एक बार फिर से धीरे धीरे कर कर तेजी का रुख अपनाएंगे। थोड़ी सी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज रहेंगी, बट वो तो बाजार का खेल है। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि एक्विटीज के लिए सेटअप बहुत अच्छा है स्मिता जी। पिछले 1-1.5 साल से हमने कुछ नहीं किया है। सारे ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करें तो भारतीय बाजार का परफॉर्मेंस बहुत बेकार रहा है। रुपए की गिरावट भी काफी रही है, पर अब इतने स्तर इस तरह के बन गए हैं और जो पिछले साल का बेस इफेक्ट था वो भी काफी कम है। तो अब मुझे लगता है कि आने वाले जो 1 या 2 साल है वो बाजार के लिए काफी अच्छे रहने चाहिए और यहाँ पर निवेशकों के लिए ये अच्छा समय है एक्विटीज में अपनी पोजीशन को धीरे धीरे करके थ्रू एसआईपी एसटीपी मोड वापस बिल्ड करें और एक अच्छी रैली का इंतजार करें।
और ऋषिकेश, आपके लिए एक और पॉइंट इसमें जोड़ देती हूँ। इस बार की आरबीआई के एमपीसी जो आपने भी देखी होगी, उसमें भी जिस तरीके के जीडीपी के आंकड़े और साथ ही उन्होंने जिस तरीके की ग्रोथ रहने की बात कही भारत की, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है ओवरऑल पिक्चर में? स्मिता जी, मैं काफी पॉजिटिव हूँ एज फार एज मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स कंसर्न करते हैं, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो है वो लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टिंग में काफी सहायता देते हैं। जैसे मोहित जी ने भी कहा कि जीडीपी नंबर्स काफी प्रॉमिसिंग है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम लो है, इंटरेस्ट रेट इन कंट्रोल है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है। तो ये 4 जो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज आपने पहले पूछा था कि ये ट्रेड वॉर का अगर शांतता मिली है तो उसके वजह से क्या हमको फायदा होगा। बिल्कुल, टैरिफ का वॉर जब खत्म होगा तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि जब भी 25% था शायद जीडीपी में इतना असर ना होता, लेकिन एक सेंटिमेंट भी होती है। सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव होती है जब रेट कम हो गए, जब 25% घट के 18% हो गया तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आई, और वही पॉजिटिव सेंटिमेंट इक्विटी मार्केट्स में दिखाई दी। एज फार एज फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट्स इन इंडिया इज कंसर्न, मेरे हिसाब से काफी प्रॉमिसिंग है। जैसे मैंने पहले भी कहा, लॉन्ग टर्म के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स देखते हैं वो सारे प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। दूसरी चीज, मीडियम टर्म के लिए इक्विटी में हम अर्निंग्स देखते हैं। जो अर्निंग्स मोहित जी ने भी कहा कि 12-13% करीबन आते हुए दिख रहे हैं निफ्टी 100 में, तो वो भी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है मीडियम टर्म के हिसाब से। तो क्या ये मौका बहुत अच्छा है इक्विटी में निवेश करने के लिए? तो उसका उत्तर बिल्कुल सही समय है आपने इक्विटी में निवेश करने के लिए। आप आपका इक्विटी पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं, एक अच्छा एलोकेशन कर सकते हैं इक्विटी और डेट के बीच में, सो दैट यू कैन टारगेट 11-12% करना। बिल्कुल, तो लगे हाथ ऋषिकेश अपने फंड सजेशंस भी बता ही दीजिए फिर। जी, मैं बंधन लार्ज एंड मिड कैप के बारे में कहूंगा, कोटक मिड कैप, इन्वेस्टको स्मॉल कैप के बारे में कहूंगा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के बारे में कहूंगा, कैनरा रुबेको मल्टी कैप फंड। ये 5 फंड मेरे चुनाव किए हुए फंड है, तो इसके बारे में ही मैं ओके, मोहित, आपके पसंदीदा फंड्स? जी, लार्ज कैप में यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि एक पैसिव लार्ज कैप फंड है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी इन्वेस्को का, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप में एक्टिव फंड ईडलवाइज मिड कैप, एंड एक गोल्ड फंड एबीएसएल गोल्ड फंड। अभी भी हम स्मॉल कैप्स पे इतना बुलिश नहीं है स्मिता, तो वहां से अभी भी हम थोड़ा सा दूरी रखेंगे फिलहाल कुछ समय के लिए। बिल्कुल, लेकिन सोने की खरीदारी आपने अपने पोर्टफोलियो में डाली है। चलिए, बिल्कुल। इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। ऋषिकेश, आपका भी थैंक यू सो मच। मोहित, हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, एमपी के नंबर्स इतने अच्छे तरीके से डीकोड करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।